रिज फिर से धंसना शुरू, निगम वन विभाग पर लगा रहा आरोप, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। देश में लंबे समय के बाद कोरोना के मामलों में कमी, 4 महीने बाद 30,000 से कम आए केस, उतार चढ़ाव बरकरार। असम मिजोरम सीमा पर भड़की हिंसा में 6 पुलिसकर्मियों की मौत। और विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर विपक्ष ने कहा, देश में तानाशाही चल रही। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर से पर्यटक शिमला आते हैं और शिमला में मॉल के साथ सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रिज मैदान है। रिज मैदान अपनी ऐतिहासिकता और सुंदरता के लिए विश्व विख्यात भी है, लेकिन पिछले लंबे समय से रिज मैदान धंसने के कगार पर खड़ा है। नगर निगम और सरकार लीपापोती करती रही और खतरे को चादर से ढांपते रहे। करोड़ों का बजट स्वाहा हो गया और रिज फिर भी धंसना शुरू हो गया है। जान माल का पहले भी नुकसान हो चुका है। शहर के लिए पानी की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा टैंक भी रिज के नीचे है। ऐसे में लोग भी दहशत में है और प्रशासन भी बेबसी से देख रहा है। रिज शिमला का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल भी है, लेकिन ये लगातार धंसता जा रहा है। नगर निगम इसके लिए करोड़ों का बजट खर्च कर चुका है, फिर भी ये हर साल धंसता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा इस बात से है कि रिज के नीचे शहर को पानी की आपूर्ति करने वाला बहुत बड़ा टैंक भी है और अगर उसे नुकसान होता है तो शहर को आपदा जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। निगम जहां वन विभाग पर आरोप लगा रहा है, वहीं अपनी जिम्मेदारी को भी दूसरों पर टालने का प्रयास कर रहा है। इससे पूर्व भी रिज के धंसने के कारण बहुत नुकसान हुआ था। फिर सरकारों ने प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए योजना बनाई और नगर निगम ने भी बड़ा बजट अभी तक इसके लिए खर्च कर दिया है। नगर निगम शिमला अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया। पूर्व महापौर संजय चौहान ने द रीप टाइम्स को बताया कि उनके समय में 20 से अधिक करोड़ के बजट की एक परियोजना तैयार की गई थी, जिससे इसका स्थायी समाधान होना था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस फाइल को डिब्बा बंद कर दिया। जी सर, जो रिज मैदान है वो फिर से धंसता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप देखें, रिज जो है शिमला शहर के लिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल भी है और इसके साथ साथ इसके नीचे 45 लाख लीटर का जो टैंक है, जिससे शहर के 40% हिस्से में जो है पानी की सप्लाई की जाती है, ये लगभग 2008 से लेकर जो है इसका धंसने का सिलसिला जो है शुरू है। यूँ तो ये पहले से लेकर जो है वो बैठ रहा था, परंतु 2008 के बाद जो है ये उससे जो बड़े पैमाने पर जो है धंसना शुरू हुआ है। 2008 के बाद ही इसमें जो नीचे रिवॉली रोड पे तिब्बतियन मार्केट है, वो जो है उसकी करीब 6 दुकानें जो है उसमें दब गई थी और वो जो है पिछले कुछ समय पहले ही उसका निर्माण किया गया। 2012 में जब हम जो है वहाँ पर बतौर मेयर चुनकर जनता ने हमें भेजा था, तो हमने 2012 से ही इस रिज के जो बैठने का सिलसिला था, धंसने का सिलसिला था, इसके जीर्णोद्धार और इसके सौंदर्यीकरण को लेकर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो हमने बनाना शुरू किया था। और उसके अंदर हमने जो है IIT रुड़की से जो है इसका जियोलॉजिकल सर्वे कराया था और इसके सर्वे के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 4 मीटर से लेकर 9 मीटर तक जो है, जब ये रिज का टैंक बना है और अन्य इसके इर्द गिर्द जो निर्माण हुआ है, वो मिट्टी जो है, वो मलबा जो है वहाँ पर फेंका गया है। अगर इसको उठा दिया जाए तो ये जो है ये स्टेबलाइज हो सकता है। तो हमने जो है 2015 में एक व्यापक योजना जो है, जिसमें 60 दुकानें, उसके साथ साथ एक इसका सौंदर्यीकरण करते हुए एक पार्क व घूमने की सैरगाह जो है, हमने एक विस्तृत परियोजना करीब 30 करोड़ रुपए से जो है बनाई थी। और इसमें सरकार से या किसी भी एजेंसी से जो है कोई पैसा जो है नगर निगम उस समय 2015 में नहीं मांग रहा था। सेल्फ फाइनेंसिंग में जो है ये परियोजना बनाई थी। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, जो तत्कालीन प्रदेश सरकार थी उसने जो है हमें इजाज़त नहीं दी। और आज भी वो जो 2015 का जो एक व्यापक परियोजना जो रिज के रिस्टोरेशन, इसके सौंदर्यीकरण और इसके जो जीर्णोद्धार की बनी है, वो भी नगर निगम के अलमारियों में अभी धूल चाट।
पूर्व मेयर संजय चौहान के समय की परियोजना कहां धूल हाँक रही है ये तो निगम जानता होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी में आने के बाद शिमला में इतने महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल को गिरने से बचाने के लिए स्थायी समाधान देने में नगर निगम असफल हो रहा है। जहां से रिज धंस रहा है उसके नीचे पूरी तिब्बत मार्केट है, जिसे अभी तक वहां से नहीं हटाया गया है। यानी ना तो दुकानें हटाने में निगम सफल रहा, ना ही रिज को धंसने से रोकने में। यहाँ सवाल उठना लाजमी है। नगर निगम शिमला ने तिब्बती मार्केट को शिफ्ट करने की बात कितनी बार ही दोहराई है, लेकिन रिज के नीचे से ये मार्केट जस की तस वहीं पर है और ये जानते हुए भी कि पहले भी जानमाल का बहुत नुकसान हो चुका है, फिर भी ना तो निगम जागा ना ही सरकार को इसकी चिंता है। अब एक बार फिर से रिज में आई दरारें और झुकाव भविष्य में होने वाले नुकसान का स्पष्ट संकेत दे रहा है। तो पहले भी यहाँ पे 2009 पे लैंडस्लाइड हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी परेशानी हुआ है। यदि ऐसा हिस्सा धस रहा है, अभी हमने तो सर ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, यदि ऐसा धस रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, को बढ़ानी चाहिए ताकि आगे नुकसान ना हो। हम तो ये चाहते हैं जो सरकार ने हमारे लिए बनाया आजीविका निवास कि जल्द से जल्द हमें दे दी जाए, कि हमें खुद यहाँ डर डर के बैठना पड़ रहा है, कब पता नहीं कब गिर जाए हमारे ऊपर। मुख्य डिमांड क्या करना चाहिए आप? जैसे आपको आजीविका भवन भी बनकर तैयार हो चुका है, क्या करना चाहिए? अब यहाँ से शिफ्ट किया जाए, फिर और क्या करना है, यहाँ तो खतरा तो है ही है। अब ये जल्दी से जल्दी हमारे को दिया जाए। महापौर सत्या कौंडल ने भी वन विभाग को इसके लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहा है और जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं वो वन विभाग की है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से स्मार्ट सिटी के तहत रिज का जीर्णोद्धार होना है, लेकिन उससे पहले रिज पर आई दरारों में पानी भरते रहने से बड़े हादसे की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने की भी आवश्यकता है। रिज का एक हिस्सा जो है वो फिर से धंसना शुरू हो गया है, कब तक इसकी मरम्मत की जाएगी, कितना पैसा खर्च होगा? आप देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रिज हर साल जो है धंसता जा रहा है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए और इसकी मिट्टी जो है रुपी इंस्टीट्यूट से हमने टेस्ट करवाई और उसकी रिपोर्ट भी आई। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने इसमें जो है 25 करोड़ का जो है एस्टिमेट PWD को हमने काम दिया था। उन्होंने 25 करोड़ का जो एस्टिमेट उसका पास किया। जैसे ही एस्टिमेट पास हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला और वो साइट पे आए, उन्होंने कहा नहीं जिसमें तो फॉरेस्ट इन्वॉल्व है। मैं फॉरेस्ट विभाग को ये कहना चाहती हूँ कि ना तो इसमें कोई पेड़ है ना कोई और चीज़ है। ये जो एरिया है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और जो कि दिन रात मतलब धंसता जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट की वजह से हम यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने नगर निगम ने निर्णय लिया है कि जो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जो टीन लगाए हुए हैं, इन टीनों को हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे अपने खर्चे पे यहाँ पे जो है एक रिटेनिंग वॉल लगाते हैं। आपने देखा होगा हमारा सारा मटीरियल यहाँ उतर चुका है और जैसे बारिश कम होती है तो हम यहाँ जो है इसका काम शुरू करेंगे। बरसात में शिमला के कई ऐसे स्थल हैं जहां भूस्खलन का खतरा पैदा हो जाता है। रिज पर हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग रोज इकट्ठा होते हैं। ऐसे में रिज का धंसना किसी बड़े खतरे का संकेत लगातार दे रहा है। क्या निगम इसका स्थायी समाधान खोजने में असफल रहा है? इतना ही नहीं, शहर के विधायक प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं जिनके पास शहरी विकास की जिम्मेवारी भी है। ऐसे में मंत्री भी अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं कर पाए हैं। और अब बात करते हैं कोरोना की, यानी कोविड-19 की। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। लंबे समय के बाद देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज हुई है। भारत में 132 दिनों के बाद कोरोना संक्रमण के 30,000 से कम नए केस आए हैं। वहीं रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। ये संख्या 4 महीने बाद राहत लेकर आई है। हालांकि इस दौरान 415 लोगों की मौत भी हो गई है। फिर भी रोज ये उतार चढ़ाव बरकरार है। हालांकि आज की खबर राहत वाली है। भारत में लगभग 4 माह के बाद कोरोना संक्रमण के 30,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 42,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान 29,689 नए मामले पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 3,98,100 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 3,06,21,469 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं।
देश में अब तक 44 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। देश में कोरोना के मामलों में 4 माह बाद आई कमी थोड़ी राहत जरूर लेकर आई है, लेकिन अभी भी लोगों को सजग रहने की जरूरत है और नियमों का पालन पूरी तरह से करना होगा। देश में कोरोना को लेकर सरकार का सबसे बड़ा पक्ष टीकाकरण को लेकर है। यदि टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाता है तो सुरक्षा के मामले में हम बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क से राहत मिलेगी ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये आज भी सबसे बड़ा उपचार है कोविड-19 में बचाव का। इसलिए नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। सीमा विवाद को लेकर सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़क उठी। मिजोरम की ओर से उपद्रवियों द्वारा की गई गोलीबारी में असम के कछार में 6 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई और 50 से अधिक घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे विवादित सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने और मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान निकालने को कहा है। असम के बराक घाटी जिलों के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और ममित के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। क्षेत्रीय विवाद के चलते अगस्त 2020 और इस साल फरवरी में भी दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के लोगों के बीच झड़प हुई थी। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद तब उपजा जब असम पुलिस ने अपनी जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया। 10 जुलाई को जब असम सरकार की टीम मौके पर गई तो उस पर अज्ञात लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। इस बीच इस हिंसा को लेकर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर आपस में ही भिड़ गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में दखल की अपील की है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे विवादित सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने और मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान निकालने को कहा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने उन्हें विवाद का आपसी सहमति से हल करने का भी आश्वासन दिया। हिंसा झड़प पर गृह मंत्रालय बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय ने हालात को सुलझाने को लेकर विशेष टीम भी गठित की है। खुफिया विभाग के कई अधिकारियों ने भी सीमा पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। खबर है कि सीआरपीएफ की 4 टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है, जबकि 6 टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब लोग अपना जो सीमा है उसी पर सिमट कर रही है। सीमा में कोई आप लोग का विवाद है तो उधर में सेंट्रल का साथ आप लोग बात करके अपना जो सीमा का कोई ऐसा आप लोग का लगता है कि ये सीमा आपका है तो सेंट्रल के साथ बात करें। It is unfortunate to say that around 200 Assam Armed Police led by IGP Assam, accompanied by DC Kachar, SP and DFO Kachar came to Vairengte auto rickshaw stand at around 11:30 a.m. today, 26 July 2021. They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun a duty post manned by one section of Mizoram police personnel. The Assam police also damaged several vehicles that were traveling along the national highway between Vairengte and Lailapur. Upon learning the arson committed by the Assam police, residents of Vairengte town, Kolasib district, proceeded to the site to inquire. These unarmed civilians were assaulted by Assam police by lathi charging them and firing tear gas, thereby causing injury to several civilians. पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में हंगामा जारी है। 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वे पेगासस जासूसी मामले में बहस की मांग कर रहे थे। ऐसे में हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए, फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए और उसके बाद फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुझे सभा को 2 महान अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों के निधन के संबंध में सूचित करना है। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ हमारे मित्र देश मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे 6 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहे। वे भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य शिल्पकार थे। द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में
उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से विभूषित किया था। उनका निधन 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को मॉरिशस में हुआ। डॉक्टर केनेथ डेविड बुजिजिया कोंडा जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे 1964 से 1991 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। जाम्बिया के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी से विशेष प्रेरणा ली थी। उनका भारत से विशेष प्रेम था और उन्होंने भारत की अनेक बार यात्राएं भी की थी। वे पूरे अफ्रीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में 17 जून 2021 को लुसाका जाम्बिया में हुआ। ये सभा इन महान विभूतियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है तथा उनके परिजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। उधर लोकसभा में भी विपक्ष की नारेबाजी के चलते कार्यवाही पहले 11:45 के लिए और फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने धरना शुरू कर दिया। इसके बाद कार्यवाही 12:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका तो कार्यवाही को 2 बजे तक और फिर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। मिनिस्टर हैं, सब बैठे हैं ना, ये सब मिनिस्टर बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा करते हो। सारे मंत्री बैठे हैं, अधीररंजन जी, सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, तख्तियां लग कर उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, उनका वक्तव्य नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं का आप तोड़ रहे हो। अगर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। पेगासस मामले में राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आईटी एक्ट के मुताबिक सर्विलांस के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। इस सरकार ने पेगासस के जरिए जासूसी की इजाजत दी है। जजों, आर्मी अफसरों, पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाई गई है। दुनिया के किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। देश में तानाशाही चल रही है। लोकसभा में बाहर के मौसम जितना ही शोर शराबा देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रति सेकंड के हिसाब से लाखों रुपए भी स्वाहा हो रहे हैं और परिणाम जीरो ही है। देश की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को इतिहास रचने पर पूरा देश बधाई दे रहा है। वहीं एक नन्ही सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो वेट लिफ्टिंग करती दिखाई दे रही है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सभी को अपने बच्चों को किसी फिल्म स्टार की तरह नहीं बल्कि एथलीट, वैज्ञानिकों और सैनिकों की नकल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देश की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया और टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदकों का खाता भी खोला। मीराबाई चानू को इतिहास रचने पर पूरा देश बधाई दे रहा है। वहीं एक नन्ही सी बच्चे का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पीछे टीवी पर मीराबाई चानू की वेट लिफ्टिंग का वे ऐतिहासिक पल चल रहा है जिसने भारत की झोली में सिल्वर मेडल दिया। तो आगे बच्ची भी वेट लिफ्टिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं।
इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि किसी फिल्म स्टार की नकल करने की बजाय रियल स्टार की नकल करना सही है। इससे बच्चों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि सभी को अपने बच्चों को एथलीटों, वैज्ञानिकों, सैनिकों, कलाकारों की नकल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।